हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने आइसोबेरिक प्रोसेस की बात की थी। अब इस लेक्चर में हम लोग एक नया प्रोसेस स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट। ओके, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। okay. देखिए, तो हमारे पास इक्वेशन है आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और at constant volume definitely P1 by T1 is equal to P2 by T2. ओके, ये आपका रूल है, ये आपका आइसोकोरिक प्रोसेस का कंडीशन है। अब अगर मैं प्लॉट्स की बात करूं तो पहला प्लॉट जो मैं बनाऊंगा वो लेट्स से मैं P वर्सेस V बनाऊंगा, तो बिकॉज वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट तो ये प्लॉट सिंपली अच्छा लगेगा। ओके, दूसरा, अगर मैं P वर्सेस T बनाता हूं तो P is directly proportional to T। ओके, with slope something, let's say PV is equal to nRT में लेता हूं अगर, तो P इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी। तो P इज इक्वल टू, अगर हम इसको कंपेयर करें Y इज इक्वल टू एम एक्स से, सो इट हैज अ लाइन लाइक दिस जिसका स्लोप होगा आपका एन आर बाई वी। ओके, अगर मैं V वर्सेस T प्लॉट बनाता हूं, बिकॉज वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट, so it will go like this। ओके, सिंपल। तो ये सारे प्लॉट्स हो गए फॉर द केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। ऑल्सो अगर मैं CV की बात करूं तो CV का आपको पता है F बाय टू आर इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन भी होता है। ओके, डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एन सीवी डेल्टा टी, हमने ऑलरेडी बात की है, विच इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी। सो वर्क डन कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। ऑल्सो वर्क डन कितना होता है, पीडीवी। इससे भी आप देख सकते हैं नेट वर्क डन जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये दो कंडीशंस, ये दूसरा कंडीशन में टोटली इतना ही। ऐसे कोई प्रोसेस फाइनली इतना ही है, इससे ज्यादा ऐसे कोई प्रोसेस में आपको ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। ये आपको कंप्लीटली सारी चीजों को क्वेश्चंस को सॉल्व करवा देगा। नेक्स्ट टॉप थिंग विच इज इंपॉर्टेंट है, ये अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट, अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट। इस प्रोसेस की कुछ खास बातें होती हैं, मतलब एक तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, वेरी स्लो प्रोसेस। दूसरा, परफेक्टली कंडक्टिंग बाउंड्रीज होनी चाहिए इसकी। ओके, अगला, तो आइडियल कंडीशन हमको पता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पीवी टेम्परेचर कांस्टेंट एंड पीवी इज कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज पीवी पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, सॉरी पी टू वी टू। ओके, ये एक कंडीशन हो गया फॉर द केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब अगर आप ग्राफ्स की बात करें तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो पहला प्लॉट, अगर मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम क्रिएट करता हूं तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V मींस जब V जीरो होगा तो प्रेशर विल बी इनफाइनाइट, एंड जब प्रेशर जीरो होगा तो V विल बी इनफाइनाइट, तो इट विल बी लाइक समथिंग लाइक दिस। ओके, हम ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं, ऐसे लाइक दिस लाइक दिस। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तीन कर्व्स हमने यहाँ बनाए, ठीक है, तीनों का पीवी ठीक है, सही है। तो जबकि हमको पता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पीवी किसका ज्यादा होगा, तो P इंटू वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है दैट इज फाइन, बट P इंटू वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम उसका उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए T1, लेट्स से ये टेम्परेचर T1 पे है, ये टेम्परेचर T2 पे है, ये टेम्परेचर T3 पे है। ओके, कंडीशन यहाँ पे कैसा है कि पीवी, ओके, तो टेम्परेचर इस कंडीशन के लिए T1 इज द लीस्ट। ओके,
T2 इज द मिडिल वन एंड T3 सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि P इंटू वी की वैल्यू इसी ऑर्डर में चेंज हो रही है। ओके, अगर आप देखें तो इसी ऑर्डर में P इंटू वी की वैल्यू चेंज होती जा रही है। ओके, और ये जो प्लॉट्स हैं, ये जो तीनों प्लॉट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्लॉट्स कहा जाते हैं आइसोथर्मल प्लॉट्स। ओके, और आइसोथर्म्स सिर्फ आप इसको बोल सकते हैं। तो टेम्परेचर के साथ कैसे कैसे प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, याद रखिएगा। P इंटू वी जिसकी ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, मीन्स की उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। लेट्स से इस पॉइंट पे मैं देखूं, ओके, तो P इंटू वी इस पॉइंट पे ज्यादा है, इस पॉइंट पे ज्यादा है, ऐसे वैल्यूज अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे P इंटू वी सबसे ज्यादा मुझे मिलेगा, वैसे T3 पॉइंट पे P इंटू वी सबसे ज्यादा मुझे मिलेगा। ओके दूसरा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ओके, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dp, और ऐसे इससे ज्यादा बेटर नहीं। हमको पता है pv इज अ कांस्टेंट। ओके, तो p dv प्लस v dp इज इक्वल टू 0। ओके, सो अगर मैं dp बाय dv निकालूं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस p बाई v, मीन्स स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप ऑफ pv आइसोथर्म इज नेगेटिव, इस बात का याद रखेंगे आप। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज ऑलवेज नेगेटिव, स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव, ये बात याद रखें। दूसरा प्लॉट, अगर मैं V वर्सेस टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम बनाऊं, ऑब्वियसली टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये ऐसे चल जाएगा। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर बनाओ तो ऑब्वियसली टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये ऐसे चल जाएगा। ओके, तो ये हो गया सारे आइसोथर्मल प्रोसेस के कॉन्सेप्ट। ओके, अगर मैं मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करूं, लेट्स से मैं C की बात करता हूं, तो C इज इक्वल टू डेल्टा Q बाय N डेल्टा T। तो ऑब्वियसली डेल्टा T इज अ कांस्टेंट, जीरो, डेल्टा T जीरो बिकॉज T इज अ कांस्टेंट, तो C इज इनफाइनाइट। तो आइसोथर्मल केस में जो C होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो C होता है वो इनफाइनाइट होता है। ओके, दिस इंप्लाइज डेल्टा U की अगर मैं बात करूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विच इज NCV डेल्टा T। ओके, विच इज इक्वल टू 0 बिकॉज डेल्टा T 0 हो जाएगा। तो आइसोथर्मल कंडीशन में चेंज इन एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है, 0। ओके, अच्छा, वर्क डन की अगर बात करें तो दिस विल बी V1 से V2 PdV which is also equal to nRT। अब हम लोग इसको आइडल गैस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, dV by V from volume 1 V1 to V2 then is equal to nRT log base E V2 by V1। इसको आप बेस 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, दिस इज इन सिंपली बेस E। ओके, तो वर्क डन कितना आ गया, nRT log बेस E V2 by V1। अगर इसको मैं बेस 10 में कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा W is equal to work done equal to 2.303 nRT ln V2 by V1। ओके, तो आपके पास यहाँ दो फॉर्मूलाज हैं सेम चीज के लिए, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं दोनों में से, डिपेंडिंग ऑन की। वैसे एलन का फॉर्मूला यूज करना इज मोर कंफर्टेबल। ओके, एलन का फॉर्मूला मोस्टली यूज करते हैं लोग, लेकिन दैट इज फाइन, आपको भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ओके, दिस इज वर्क डन इन द केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, कुछ और बातें। अब आपको पता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। डेल्टा यू तो जीरो हो गया, डेल्टा क्यू सिंपली यू हो गया। ओके, तो आइसोथर्मल प्रोसेसेस, ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस में इतना ही है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको, और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में जैसे अभी हमने जस्ट देखा, ओके नो, एडियाबैटिक प्रोसेस की हम लोग बात करेंगे तब हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखेंगे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में एक चीज आपको अच्छे से याद रखना होगा कि विच इज dp by dv is equal to minus pv। ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन भी है, मार्क में भी आया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एक और प्रोसेस की मैं यहाँ बात करूंगा विच इज एडियाबैटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जैसे अभी तक आपने पढ़ा कि डेल्टा टी जीरो होता है, डेल्टा वी जीरो होता है, डेल्टा पी जीरो होता है, वैसे डेल्टा क्यू भी जीरो होता है, चेंज इन हीट इज जीरो। ओके, चेंज इन हीट जीरो होगा, तो आप सिंपली देख सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू
दिस इंप्लाइज डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। कोई हीट का चेंजिंग नहीं होगा इस कंडीशन में। जो कंपल्सरी कंडीशन होता है वो होता है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये होता है आइसोथर्मल कंडीशन में। गामा आपको पता है क्या होता है, CP/CV। ओके, गामा इज CP/CV। या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V टू द पावर गामा। गामा के आपको डिफरेंट फॉर्मूलाज पता है। ओके, एग्जैक्टली पता है। ये तो सिर्फ एक रिलेशन है। इसके अलावा आप इससे कई रिलेशन आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं। प्रेशर टेम्परेचर के बीच का रिलेशन, और प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन। जैसे देखें, करके दिखाता हूँ। PV इज इक्वल टू NRT होता है। तो यहाँ से आप प्रेशर निकाल लो तो हो जाएगा NRT/V। यहाँ पुट कर दो। P1 की जगह हो जाएगा NRT1/V1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू NRT2/V2 V टू द पावर गामा। ओके, तो NR कट गया। दिस विल बी T1 P1 टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V टू द पावर गामा -1। ओके, और आप सिंपली लिख सकते हैं T V टू द पावर गामा -1 इज कांस्टेंट। और भी तरीके से आप कर सकते हैं। आप यहाँ से वॉल्यूम निकाल लो विच इज NRT/P। इसको आप पुट कर दो तो P1 V1 इज NRT/P टू द पावर गामा T1 P1 by गामा इज इक्वल टू P2 NRT2/P टू द पावर गामा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, P1 टू द पावर 1 माइनस गामा T1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 टू द पावर 1 माइनस गामा T टू द पावर गामा। परफेक्ट, ये आपका फाइनल रिलेशन आ गया। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच का, एंड प्रेशर वॉल्यूम के बीच का रिलेशन आ गया है। ओके, अगर आप देखें तो P e to the power gamma is a constant। ओके, ये आपको पता है। मींस P is inversely proportional to V to the power gamma and gamma is always greater than 1। ये याद रखिए, gamma will never be smaller than 1। तो ये PV to the power स्क्वायर हो सकता है, 1.4 हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इसका अगर हम प्लॉट बनाए तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट अगर बनाएंगे यहाँ पे तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, दिस इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट because P is inversely proportional to V to the power gamma। ओके, सो अगला, अगर हम स्लोप की बात करते हैं, तो जैसे आइसोथर्म्स का स्लोप हमने पीछे क्या देखा था, dP/dV इज इक्वल टू माइनस P/V। ओके, ये आइसोथर्म्स का प्लॉट हमने पीछे देखा था। सिमिलरली अगर इसका हम निकालें PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो अगर हम निकाले चाहे इसका तो P गामा V टू द पावर गामा -1 प्लस DV, सॉरी DV प्लस V टू द पावर गामा DP इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज अगर हम dP/dP निकालें, dP/dV निकालें, dP/dV इज इक्वल टू V टू द पावर गामा कट गया, दिस इज माइनस P गामा बाई V। ओके, एंड गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, याद रखिएगा। तो इस कंडीशन में ये दिस इज फॉर एडियाबैटिक। ओके, एंड दिस इज फॉर आइसोथर्मल। तो अगर आप देखिए तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक is greater than slope of isotherm। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। ओके, स्लोप ऑफ adiabatic इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ isotherm। और कितना डिफरेंस होता है, अगर मैं यहाँ पे स्लोप ऑफ ऐसे स्लोप ऑफ adiabatic अपॉन स्लोप ऑफ isotherm करूंगा तो ये हो जाएगा गामा। स्लोप ऑफ adiabatic इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ isotherm। इस चीज को आप याद रखिएगा, यहाँ पे m इज द स्लोप। ओके, ये चीज आप याद रखेंगे। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। एक पीवी कर्व मैंने आपको लेट से दिया यहाँ पे। ओके, एक पॉइंट है यहाँ, इससे एक मास ऐसे एक कर्व रह गया हाइड्रोजन का, एक कर्व रह गया हीलियम का। ओके, मुझे एक्चुअली पता भी नहीं है, मैं अगर बोलूं तो मुझे पता भी नहीं है कि इनमें से कौन सा हाइड्रोजन है कौन सा हीलियम। मैं ये भी बोल सकता हूँ। लेट्स से एक फर्स्ट कर्व रहा, सेकंड कर्व रहा, कोई एक इनमें से हाइड्रोजन का है, कोई एक इसमें से हीलियम का है। ओके,
अगर मैं बोलूं बताओ कौन सा हाइड्रोजन का है कौन सा हीलियम का है, पहली चीज हाइड्रोजन इज डायटोमिक, ठीक है, हाइड्रोजन इज डायटोमिक, H2 होता है इसका, एंड हीलियम इज मोनोएटॉमिक, ओके। डायटोमिक के लिए एफ की वैल्यू गामा की वैल्यू कितनी होती है 1/6.67, क्लियर। सॉरी मोनोएटॉमिक के लिए अगर बात करें तो डायटोमिक गामा कितना होता है, गामा इज इक्वल टू 1+2/f इज इक्वल टू 1+2/3 इज इक्वल टू 5/, और अगर मैं मोनो की बात करूं, सॉरी ये डाया नहीं, ये दिस इज 5 1/2 बाय डायटोमिक के लिए 5 हो जाएगा, इट विल बी 7/5। अगर मैं मोनो की बात करूं तो गामा इज इक्वल टू 1+2/5 इज इक्वल टू 1+2/3 इज इक्वल टू 5/3, ओके क्लियर। सो अगर आप देखिए तो डायटोमिक हैज लेस स्लोप, okay, then slope of one is smaller than slope of two. This implies He slope of one is hydrogen is smaller than He slope, then mono is greater than dia. So obviously आप बता सकते हैं इसमें कि slope 2 is helium and slope is 1 is hydrogen, clear। तो जैसे अभी हमने एक और चीज देखा कि slope of adiabatic is equal to gamma times of slope of isothermal, इसका भी आप यूज कर सकते हैं, या गामा टाइम्स ऑफ है तो और अच्छा गामा की वैल्यू ऑफ एज ए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लो, ओके, गामा इज इक्वल टू 1/2 1/2 है, ये चीजें भी आप देख सकते हैं, क्लियर। अगली चीज मोलर स्पेसिफिक हीट की अगर मैं बात करूं, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करूं इस कंडीशन में तो डेल्टा क्यू जीरो है एडियाबैटिक प्रोसेस में, डेल्टा क्यू जीरो मीन सी कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी होता है विच इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ओके। सो वर्क डन कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, तो वर्क डन सिंपली हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा यू इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस, विच इज इक्वल टू माइनस एन सीवी डी डेल्टा टी, ठीक है, सीवी की वैल्यू पुट कर दीजिए अगर चाहे तो F/2 R डेल्टा टी हो जाएगा, ओके, या सीवी की वैल्यू आप और भी तरीके से पुट कर सकते हैं, लेट्स से N-N R डेल्टा टी बाय गामा -1 भी रख सकते हैं, ओके। तो ये सारे फॉर्मूलाज वर्क डन के लिए आप यूज कर सकते हो इन द केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। ये एक्चुअली बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके, ये दोनों अगर आपको आते हैं तो एवरीथिंग विल बी फाइन, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस लगा सकते हो आराम से, ओके। एडियाबैटिक प्रोसेस में बेसिकली कुछ रिलेशंस जो मैंने आपको यहाँ पे डिराइव करा है, एक रिलेशन ये टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एंड प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ये आपको याद होने चाहिए, उससे आप डायरेक्टली क्वेश्चंस लगा सकते हो, ओके क्लियर। उसके बाद अभी कई चीजें हमने यहाँ देखी, अगर हम एक कंपैरिजन प्लॉट बनाएं, लेट्स से हम एक कंपैरिजन प्लॉट बनाते हैं, डिफरेंट प्रोसेस, सारे प्रोसेस के बीच का एक कंपैरिजन प्लॉट हम लोग बनाएंगे, ओके। कंपैरिजन फॉर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के लिए हम लोग एक कंपैरिजन प्लॉट बना रहे हैं, अभी हमारा सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, कंप्रेस नहीं कर रहा है, ओके। तो प्लॉट कैसे होगा, सारे प्रोसेस स्टार्ट होंगे किसी एक पॉइंट से, प्रोसेस ए से, लेट्स से दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम, ओके। सबसे पहले अगर हम लोग आइसोकोरिक की बात करें तो वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, तो ये डायरेक्टली ड्रॉप करेगा, ओके, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें, ओके, या आइसोबैरिक की बात करें तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो इट विल गो लाइक दिस, सिंपल। मतलब आइसोकोरिक आइसोबैरिक एक्सपेंशन के टाइम पे ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे असली चीज आती है आइसोथर्मल और आइसो एडियाबैटिक के बीच का, ओके। तो लेट्स से ये स्टेट बी था कुछ, ये स्टेट बी तक गया, अभी देखिए हमको पता है स्लोप ऑफ एडियाबैटिक अपॉन इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ओके। क्योंकि
डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है, तो एडियाबैटिक कुछ इस तरह से जाएगा और आइसोथर्मल कुछ इस तरह से जाएगा। प्रोसेस क्या क्या हो गया, ये हो गया आइसोकोरिक, ये हो गया आइसोबेरिक, ये हो गया आइसोथर्मल और ये हो गया एडियाबैटिक। ओके, तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में ज्यादा स्लोप एडियाबैटिक का है अगर आप देखें तो। ओके, सो आल्सो वर्क डन इन आइसोबेरिक, ये मैं एक कमेंट यहाँ पे दे रहा हूँ बस, इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल, इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक, इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ आइसोकोरिक। क्यों, कैसे, देखिए, वर्क डन इज द एरिया अंडर कर्व, तो अगर आप आइसोकोरिक देखें तो वर्क डन इज 0, आइसोबेरिक देखें तो सबसे ज्यादा एरिया अंडर कर्व है, देखिए पूरा का पूरा एरिया ही कर्व के अंडर में आ जाता है। ओके, दिस इज आइसोकोरिक का सबसे, आइसोबेरिक का सबसे ज्यादा वर्क डन होगा, सबसे कम वर्क डन होगा एडियाबैटिक। ये एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग, इस बात को आप अच्छे से याद रखिए, सबसे कम वर्क डन होगा आइसोकोरिक के बाद ऑब्वियसली एडियाबैटिक। ओके, उसके बाद अगर हम लोग कंप्रेशन की बात करें, कंप्रेशन की, तो अगेन दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम। ओके, तो जस्ट कुछ पॉइंट आउट कर देते हैं यहाँ पे ये लेट्स से ये कुछ प्रेशर पी रहा होगा, ये प्रेशर कुछ V1 रहा होगा, ये प्रेशर कुछ V2 रहा होगा, वॉल्यूम। ओके, अभी देखिए ये प्रोसेस कुछ स्टार्ट हुआ होगा हाई वॉल्यूम से, बिकॉज कंप्रेशन हो रहा है अभी, तो वॉल्यूम हाई होगा। ओके, तो अगर आइसोबेरिक की बात करें तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो दिस इज आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक की बात करें तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, एडियाबैटिक की अगर बात करें तो ऑब्वियसली एडियाबैटिक का स्लोप आइसोथर्म से ज्यादा होगा, तो दिस इज योर एडियाबैटिक एंड दिस इज योर आइसोथर्मल। ओके, दिस इज योर एडियाबैटिक, तो दिस इज एडियाबैटिक, this is isothermal. Okay, because slope of adiabatic is equal to gamma times of slope of isothermal, and gamma is always greater than 1. Okay, all clear? So ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन किस टाइम पे कौन सा प्लॉट यूज होगा, किस टाइम पे किसका स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप तो ऑब्वियसली सेम ही होगा, बस प्लॉट्स को थोड़ा सा डिफरेंशिएट आप करके देखिए। ओके, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। क्लियर, प्लॉट्स अलग अलग टेम्परेचर में भी बन सकते हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक कांस्टेंट टेम्परेचर में हमने बनाया है सब कुछ, इसलिए थोड़ा इस तरह गया है, कांस्टेंट टेम्परेचर भी नहीं बोल सकते बिकॉज आइसोथर्म्स को भी हमने यहाँ इन्वॉल्व किया है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। ओके, धीरे धीरे हम सब इन सब चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। अभी एक चीज अगर मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअली फर्स्ट लॉ जो है वो बहुत सारी बातें आपको ऑलरेडी बता देता है कि हीट चेंज हो रहा है वर्क में। ओके, हीट चेंज हो रहा है इंटरनल एनर्जी में, लेकिन अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही रियलिस्टिक कमेंट देता है। ओके, बहुत ही रियलिस्टिक कमेंट, जैसे अब तक हमने सिर्फ आइडल चीजों के बारे में पढ़ा कि हीट चेंज, इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाए सिस्टम में तो वर्क डन हो जाता है, पूरा वर्क डन जीरो हो जाता है, इंटरनल एनर्जी हो जाए, दोनों जीरो हो जाए तो चेंज इन हीट जीरो है, बहुत सारी चीजें। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रियलिस्टिक बात ये बोलता है कि अगर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू है, सो डेल्टा क्यू, तो जो डेल्टा क्यू होगा, ऐसा कभी तो मैं दो स्टेटमेंट में इसको बोलता हूं, कभी भी ऑल वर्क कांट बी कन्वर्टेड इनटू हीट। ओके, या ऑल हीट कांट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। ओके, मतलब अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा ही आएगा, कभी भी आप कंप्लीटली दिए गए हीट को आप वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब आप 100% इफिशियंसी नहीं पा सकते। ओके, कभी भी 100% इफिशियंसी आप नहीं पा सकते।
इससे हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से प्रोसेस हमारे इफिशिएंट हो सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस हमारे पॉसिबल हो सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस हमारे पॉसिबल नहीं हो सकते। इस टाइप की चीजें हमको यहाँ पे पता चलती है। ओके, भाई इसी चीज पे बेसिस पे एक चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, एक टर्म टर्म नहीं, एक मशीन की बात स्टडी हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज हीट इंजन। ओके, उस मशीन का नाम है हीट इंजन, जो सेकेंड लॉ को बेसिकली प्रूव करता है। क्योंकि सेकंड लॉ कंप्लीटली एक रियलिस्टिक दुनिया की बात करता है यहाँ पे। ओके ओके, हीट इंजन में तीन मेन सोर्सेस होते हैं। सबसे पहले हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है हीट को वर्क में। ओके, हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, दिस इज कॉल्ड हीट इंजन। अभी देखो, तीन पार्ट्स में हीट इंजन पूरा डिवाइड होता है आपका। एक होता है आपका वर्किंग एरिया, दिस इज योर वर्किंग एरिया, ठीक है, जिसे बोलते हैं आउटपुट, जिससे हम लोग आउटपुट लेंगे, जो हमारा काम होगा। एक होगा सोर्स, जिससे हम हीट देंगे। ओके, हीट देंगे, इसका कुछ टेम्परेचर लेट से T1 होगा। और एक होगा सिंक, जिसमें हीट, फाइनल हीट जाएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड सिंक, दिस इज T2। ओके, इसकी इन दोनों की हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। मतलब इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी मतलब चाहे जितना हीट उधर से निकालो, चाहे जितना हीट इधर दे दो। लेट से Q1 हीट यहाँ से आया, कुछ वर्क डन हुआ, और कुछ Q2 हीट यहाँ पे चला गया, विच इज ट्रीटेड एज वेस्ट। ओके, तो सोर्स से आप इनफाइनाइट हीट निकाल सकते हो और सिंक में इनफाइनाइट हीट दे सकते हो। ओके, डेफिनेटली अगर मैं उसकी बात करूं तो ऑल वर्क कांट बी कन्वर्टेड इनटू हीट, no sorry, all heat can't be converted into work. Okay, so Q1 जितना मैं दे रहा हूं वो can't be equal to W. W is equal to वर्क डन कितना होगा? Q1 minus Q2, ये होगा आपका टोटल वर्क डन। अगर वेस्ट जीरो हो जाए, Q2 जीरो हो जाए, तो तब ये कंडीशन, लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो W is equal to डेल्टा Q इस सिस्टम के लिए। ओके, ये बहुत ही इफिशियंट इंजन अगर आप बनाते हो, एक ऐसा हीट इंजन बनाते हो बहुत इफिशियंट है, जिसका वेस्ट कंप्लीटली जीरो है, तब सिर्फ आप बोल सकते हो कि आपने जितना हीट दिया है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया वर्क डन। ओके, अब ये देखने के लिए कि क्या कंप्लीटली वर्क डन हो रहा है कि नहीं, हम एक टर्म डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड इफिशियंसी, या कितना वर्क डन हो रहा है। अगर हम लोग हीट कुछ दे रहे हैं, उसमें से कितना ये वर्क डन कर पा रहा है, उस हीट गिवन हीट में से कितना ये वर्क डन कर रहा है, इस चीज को देखने के लिए हमने इफिशियंसी को डिफाइन किया। ओके, अब इफिशियंसी कैसे डिफाइन होता है? एफिशिएंसी इज ईटा, व्हिच इज आउटपुट कितना हमको मिला डिवाइड बाय कितना इनपुट हमने दिया था, दिस इज डिफाइंड एज एफिशिएंसी। तो आउटपुट में हमको क्या चाहिए? वर्क डन है और हीट हमने दिया Q1। वर्क डन कितना है? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, Q1। ओके, दिस इंप्लाइज 1 माइनस Q2 बाय Q1, दिस इज योर एफिशिएंसी। ओके, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, यही है आपका एफिशिएंसी ऑफ इंजन। ओके, यहाँ पे अगर Q1 इज इक्वल टू Q2 हो जाए तो आप देखिए ईटा जीरो हो जाएगा। ओके, Q1 इज इक्वल टू ईटा हो जाएगा, तो एफिशिएंसी कंप्लीटली जीरो होगा। मतलब जितना हमने दिया वो सारा का सारा ही चला गया एज अ वेस्ट। ऐसे कंडीशन में टोटल एफिशिएंसी सिस्टम की जीरो हो जाती है। ओके, यस। ऐसा हम लोग इसको एक और फॉर्म दे सकते हैं, बिकॉज हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंट, तो ईटा इज आल्सो रिटन एज 1 माइनस T2 बाय T1। ओके, तो हम टेम्परेचर के बीच में, टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड टेम्परेचर ऑफ सोर्स, इसके टर्म में भी हम ईटा को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, क्या ईटा कभी वन हो सकता है पूरा? क्या ईटा कभी कंप्लीटली वन हो सकता है? कंडीशंस हैं, लेट से T2 जीरो हो जाए, मतलब टेम्परेचर ऑफ द सिंक विल बी जीरो, ये एक कंडीशन हो सकता है कि ईटा वन हो जाए। या हम बोल सकते हैं Q2 जीरो हो जाए, मतलब हीट जितना सिंक में जा रहा है वो पूरा जीरो हो जाए, तब भी ईटा इज इक्वल टू वन हो जाएगा। ये दो कंडीशंस भी बोल सकते हैं। ईटा आपका इनफाइनाइट भी हो सकता है अगर T1 इनफाइनाइट हो जाए। ओके, मतलब वहां से बहुत ज्यादा हीट ले ली जाए, आप देख लीजिए T1 को जीरो कर दीजिए, दैट विल बी इनफाइनाइट। ओके, इसकी एक मैक्स, तो कोई भी हीट इंजन कभी भी कंप्लीटली वन नहीं दे सकता है। ईटा इज इक्वल टू वन इज द मैक्स वैल्यू। ओके, हैज अ मैक्स वैल्यू।
अब कुछ प्रोसेस होते हैं कार्नोट इंजन में। पहला प्रोसेस जो होता है उसको देखिए। पहला प्रोसेस जो होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, जिसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। एक्चुअली इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करें तो ज्यादा कंफर्टेबल होगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी प्रोसेस को, हीट इंजन को ही आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू।